गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर है वो रिलेटेड है हमारे उत्तराखंड से। देखो, कोई भी इस तरह का आर्टिकल स्टेट से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे मैप पे ज़रूर देखें। मैप में उत्तराखंड की क्या इंपॉर्टेंस है, किससे बॉर्डर मिलता है, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है, कौन कौन सी रेंजेस वहाँ से जाती हैं। तो इस तरह से हमें किसी भी आर्टिकल को उसको एनालिसिस करना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15, हमारी आर्टिकल सीरीज़ का नेक्स्ट आर्टिकल, और देखेंगे जेबी कृपलानी जी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फ्रीडम फाइटर थे और सब कमेटी जो थी वो फंडामेंटल राइट की, उसके वो अध्यक्ष भी थे, मतलब चेयरमैन भी थे। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की है जो इंडिया वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हारी है। तो इससे रिलेटेड बहुत पूरे देश से खबरें निकल कर आ रही हैं, लोग बहुत अफसोस जता रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखो, हमारी इंडिया के द्वारा पूरे सीरीज़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, मगर दिन अच्छा ना होने की वजह से इंडिया हार गई। मगर इतना अच्छा प्रदर्शन होने से हम कह सकते हैं इंडिया ने बहुत अच्छे से फाइनल तक पहुंची, और अभी नहीं तो अगली बार जीतेगी। मगर मेहनत हमें करते रहना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि अपने करियर के पाथ में हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए, हमें रोज़ जो है जो वर्क कर रहे हैं उसे प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है। तो पहला आर्टिकल यहाँ देख लेते हैं, जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो लोग टनल में फंसे हुए हैं, जो टनल बनाई जा रही थी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उस टनल में करीब 41 लोग फंस गए हैं। तो उस टनल के वर्क में जो है तेज़ी लाने के लिए बहुत सारी मशीन का यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया था कि टनल में बहुत बड़ा होल नहीं किया जा सकता। उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन से टनल गिर सकती है। तो इसकी दिशा में गडकरी जी के द्वारा अभी एक स्टेटमेंट दिया गया कि हम 2.5 डे में उनको वहाँ से निकाल लेंगे। तो देखते हैं, भगवान चाहेगा तो हम इन्हें ज़रूर निकालेंगे। देखो, उत्तराखंड की न्यूज़ है तो उत्तराखंड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, उत्तराखंड जो है उसका बॉर्डर चाइना से मिलता है, नेपाल से मिलता है, हमारे हिमाचल से मिलता है, यूपी से मिलता है। इस तरह से उत्तराखंड का बॉर्डर हमारे आसपास के स्टेट से और कंट्री से मिलता है। हमें जब भी कोई आर्टिकल या जब भी कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है तो हमें उसको सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि वहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, रेंजेस कौन सी जाती है, ग्रेट हिमालयन रेंज के उत्तराखंड से जाती है। इस तरह से मैप में हमें ज़रूर देखना चाहिए। देखो, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और जो अदर इनिशिएटिव पॉलिटी के चलाए जा रहे हैं और अदर इनिशिएटिव जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका वो लोग बेनिफिट उठा सकें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें टेलीग्राम चैनल पर चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर चैनल डायरेक्ट नहीं खुल रहा है तो नाम सर्च करके वहाँ सर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। देखो, हम देख लेते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में। देखो, उत्तराखंड से ये देखो रिवर जा रही है यमुना, ठीक है, ये यमुना रिवर जा रही है और यहाँ से एक भागीरथी रिवर जा रही है ऐसे, और यहाँ इसके नीचे से अलकनंदा रिवर जा रही है। यही उत्तराखंड में एक जगह मिलती है और गंगा रिवर बनाती है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख लो, उत्तराखंड के नेशनल पार्क देख लो। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इस तरह से हमने देखा कि टोटल 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, और जिसमें से 2 नेशनल पार्क जो हैं वो नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में क्या डिफरेंस है। आपको अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कल हम नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में डिफरेंस देखेंगे। यूपीएससी के द्वारा ये बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी। आप ये अच्छे से जानते होंगे, जब टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ घोषित किए गए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व यही था कि जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ देखो आगे मैप में दिखाई गई है, जो बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कहाँ पर हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, ये देखो यमुना रिवर जा रही है, ये भागीरथी जा रही है यहाँ पर, और ये अलकनंदा। तो ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है गंगा बना रही है। अगर आप बीए कर लेंगे
तो गंगा स्नान करने को आपको मिलेगा। तो BA मतलब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है। अब आप नेशनल पार्क देख लो, देखो नेशनल पार्क क्या है, देखो गोविंद नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, यमुना के हेड पर स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको बारे में ज़रूर अच्छे से देखना चाहिए। अगर आपको लगता है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूंगा। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो थैलियम से रिलेटेड है। देखो रिसेंटली एक महागांव विलेज है महाराष्ट्र में, उसमें थैलियम पॉइजनिंग के केसेस आए हैं। ये एक तरह का स्लो पॉइजनिंग है, इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते अगर मर्डर के द्वारा थैलियम को यूज़ किया जाता है। देखो थैलियम पॉइजनिंग पहले रोडेंट चूहों को मारने के लिए यूज़ किया जाता था, मगर रिसेंटली थैलियम पॉइजनिंग पर रोक लगा दी है। थैलियम क्या करता है कि केमिकल ऐसा केमिकल है, अगर वो डेली आपके खाने में डालते हैं तो स्लो पॉइजन से आपकी मौत हो सकती है, आपको लकवा मार सकता है, हेडेक होगा, नौजिया होगा, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। मगर जब इसको फॉरेंसिक रिपोर्ट में डिटेक्ट किया जाएगा तो ये आपके डिटेक्शन में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बहुत ही साइलेंस किलर नाम से जाना जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑपरेट इन साइलेंस, साइलेंस में ऑपरेट होता है और डिटेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। की फैक्ट देख लो थैलियम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। की फैक्ट थैलियम के क्या है, एटॉमिक नंबर 81 है, और इसको जो डिस्कस किया गया वो इसको डिस्कवर किया गया है सर विलियम क्रूज के द्वारा इन 1861। ये सॉफ्ट होता है, हैवी होता है और इन इलास्टिक मेटल है, ठीक है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। देखो ठीक है, यही चीज़, ये जो पूरी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपके अगर खाने में मर्डर ने डाल दिया तो ये टेस्टलेस है, खुशबू भी नहीं आएगी, ऑर्डरलेस है। यूज्ड बाय मर्डर एज अ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट पॉइजनिंग। ये बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर थैलियम लिख देते हैं और ये लाइन लिख देते हैं तो आपको पूरा आर्टिकल हमेशा याद रहेगा। इस तरह से किसी चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आप सारे के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस उसी के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। देखो फिर से ये बताया गया कि दिखने में ये कैसा होता है। देखो दिखने में बताया सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट होता है और टार्निशिंग ईजिली, मतलब ईजिली टार्निश हो जाता है, ठीक है। सोर्स क्या है, ये अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, मेनली ये ओर्स में मिलता है। मतलब अगर कोई ओर्स निकाली जा रही है कॉपर की, जिंक की, लेड्स की, मतलब ओर का मतलब है एक मिट्टी में या एक जगह पर बहुत सारी चीज़ों का मिलना, उसे ओर कहते हैं। तो ओर में मिलती है, पाइराइट्स के ओर में मिलती है, और सल्फ्यूरिक एसिड को, ये जो पाइराइट्स है इसका यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब ये बाई प्रोडक्ट है कॉपर में और जिंक में और लेड की रिफाइनरी में। जो कॉपर बनता है, जिंक बनता है और लेड बनता है, इसकी रिफाइनरी में इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में इसको मतलब मिलता है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में। थैलियम का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये टॉक्सिक नेचर का होता है तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड है इसका यूज़। पहले थैलियम सल्फेट का रोडेंट के किल में यूज़ किया जाता था, मगर अब इसे बैन कर दिया गया है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्लास और लो मेल्टिंग ग्लास में भी यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो टेम्परेचर थर्मोमीटर और इमिटेशन ज्वेल्स, थर्मोमीटर और इमिटेशन ज्वेल्स बनाने में किया जाता है। हेल्थ हैजार्ड क्या है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी होती है, टेमॉर्स आ सकते हैं, हेल्यूसिनेशन हो सकता है, कोमा और डेथ हो सकती है। एंटीडोट क्या है, एंटीडोट क्या मतलब है कि इसका जो यूज़ है या इसका जो बॉडी पे असर है उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये प्रूसियन ब्लू एक नॉन रेडियो एक्टिव चीज़ है जिसे थैलियम के पॉइजनिंग को ख़त्म करने में यूज़ किया जाता है। देखो थैलियम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है, ऐसे शॉर्ट बना लेना, थैलियम लिख लेना और थैलियम के बाद लिख लेना इसको, ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, सिल्वरी कलर का होता है, और लास्ट में बस ये लाइन लिख लेना, ये साइलेंट किलर टाइप में होता है। बस इतनी चीज़ याद रख लेंगे, आपका चीज़ हमेशा याद रहेगी, क्योंकि हम पूरा सब कुछ नहीं लिख सकते। तो थैलियम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं जो रिलेटेड है मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्ज़ाम में आए ना आए मगर डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये इंपॉर्टेंट है, देखो मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी का सॉफ्टवेयर टाइप में
थिंग होगी, मतलब हार्डवेयर में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो स्पेशल कैटेगरी के व्हीकल हैं उनके कोलिजन को एड्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। देखो, जब कोई रोड चलता है तो उसके बगल में पेडेस्टेरियन होता है और साइकिलिस्ट होते हैं, तो कभी कभी ये रात में ऐसे चलने की वजह से साइकिल को टक्कर मार दी जाती है बैक से और पेडेस्टेरियन को टक्कर मार दी जाती है। मगर ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा, जो पेडेस्टेरियन और साइकिलिस्ट बगल में चलते होंगे क्रॉस प्रॉक्सिमिटी में, उसके बारे में बताएगा कि आसपास में कुछ लोग चल रहे हैं, आपको संभाल कर चलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में हर घंटे में 19 लोगों का एक्सीडेंट होता है और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होता है वो बैक साइड से लोगों के द्वारा मारा जाता है। मतलब मान लो अगर ये एक साइकिल यहाँ चल रही है तो बैक साइड से लोग आपको मार सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। तो मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइंड डिटेक्ट किया जाता है, अलर्ट करता है प्रेजेंस। वही बात बताई गई है कि जो पेडेस्टेरियन हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, अगर अगल बगल चल रहे हैं तो उनके कोलिजन से बचाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। देखो, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ क्यों किया जाता है। देखो, हर घंटे में 19 डेथ होती हैं, हर साल 4.6 लाख एक्सीडेंट होते हैं। हमारे मिनिस्ट्रियल टारगेट क्या है, 2024 तक रोड एक्सीडेंट को हाफ करना है। सबसे बड़ा कॉज क्या है, बैक से एक्सीडेंट किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जो बहुत आगे चलकर फ्यूचर में इफेक्टिव होने वाला है और हमारे रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने वाला है। ये चीज़ आप याद रखना कि 2024 तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का टारगेट है कि हम रोड एक्सीडेंट को आधा कर देंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है जेबी कृपलानी जी के बारे में है। जेबी कृपलानी जी हमारे एक फ्रीडम फाइटर हैं। अभी रिसेंटली क्या किया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें ट्रिब्यूट दी गई। इनका बर्थ जो है 11 नवंबर 1888 को हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी 19 मार्च 1982 को हुई थी। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रिब्यूट दिया गया है तो आचार्य जेबी कृपलानी जी को, तो उसको हम देख लेते हैं। आचार्य जेबी कृपलानी जी का पूरा नाम था जीवातराम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, इनका पूरा नाम था। ये बॉर्न हुए थे सिंध प्रोविंस में, जो आज पाकिस्तान में है, हैदराबाद में 1888 में। 1912 में इन्होंने क्या किया, अपने करियर की शुरुआत की इंग्लिश और हिस्ट्री के टीचर में मुजफ्फरनगर कॉलेज बिहार में। ठीक है, 1958 तक ये मतलब बिहार में ही रहे। ठीक है, बनारस के बाद बनारस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद ये गुजरात विद्यापीठ में प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या रोल है, ये अर्डेंट गांधी फॉलोअर थे, मतलब बहुत बड़े गांधी जी के फॉलोअर थे। 1927 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1946 में इलेक्ट किए गए कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में, मगर डिफरेंसेस के कारण इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप जानना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूपी से ये इलेक्ट किए गए, चेयरमैन रहे फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के। 1951 में क्या किया इन्होंने, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी बनाई, जो मर्ज हो गई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आगे चलकर ये रिटायर हो गए। लोकसभा से ये जो एमपी चुने गए, कितनी बार चुने गए, 4 बार, 1952, 1957, 1963, 1967। ठीक है, तो इस तरह से ये इतनी बार चुने गए, मतलब लगातार चुने गए। देख रहे हैं आप, इनकी ये चीज़ देखिए। और यही जो जेबी कृपलानी जी ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू किया था 1963 में। इंदिरा गांधी के क्रिटिक थे, इमरजेंसी के टाइम पर ये 1975 में जेल भी गए। इनकी की राइटिंग्स आप देख लो, इन्होंने माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट लिखी, सम स्ट्रेट थॉट्स लिखी। ठीक है, तो ये चीज़ आचार्य जेबी कृपलानी जी के बारे में लिखी, पढ़ी हमने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूपी से ये सिलेक्ट हुए, चेयरमैन रहे सब फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के, कृषक मजदूर पार्टी बनाई। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए, और राइटिंग तो आपको पता ही होना चाहिए इन्होंने किस विषय में राइटिंग लिखी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। अब आर्टिकल 15 देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है। अगर किसी के कोई आर्टिकल छूट गए तो आप बता देना, मैं आपको क्रॉप करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 15 जो आर्टिकल सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, जो बात करता है रिलीजियन, रेस,
कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। कहता है कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर, ओनली वर्ड भी यूज हुआ, ओनली रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। देखो ओनली वर्ड का मतलब है यहाँ पर कि आप अगर कोई और इसमें चीज़ मिलाते हैं, जैसे आप मिला लेते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो इसके साथ मिलाकर, मगर आप रिलीजियन बेस पर किसी को कोटा नहीं दे सकते, कास्ट बेस पर किसी को कोटा नहीं दे सकते, सेक्स बेस का मतलब है विमेन या मैन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और प्लेस ऑफ बर्थ के बीच में आप किसी को कोटा नहीं दे सकते, बेनिफिट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह बताई गई। देखो इसमें 5 क्लॉज हैं। पहले 2 क्लॉज में क्या बताया गया है कि स्टेट रिलीजियन, रेस, कास्ट और सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अगर कोई और चीज़ मिला दी जाती है, मतलब विमेन एम्पावरमेंट मिला दिया जाता है, चाइल्ड लेबर को मिनिमाइज करने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है, तब डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। देखो डिस्क्रिमिनेशन भी 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। हम अगर विमेन को एम्पावर करने के लिए, हम जानते हैं विमेन को सदियों से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो विमेन को एम्पावर करने के लिए अगर पार्लियामेंट में 33% का रिजर्वेशन लाते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या, विमेन ऑलरेडी डिग्रेड है और मैन को रिजर्वेशन दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15 जो है हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है। देखो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है कि स्टेट के द्वारा रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या बताई गई है, 15 क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि स्टेट और सिटीजन के द्वारा भी रिलीजियन, रेस, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब 15(3) आप आर्टिकल देख लो, 15(3) बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड कहता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं फेवरेबल डिस्टिंक्शन। फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है विमेन और चाइल्ड के वेलफेयर से रिलेटेड, क्योंकि इससे क्या होगा, उनके एम्पावरमेंट आएगी। और दूसरी चीज़, फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन यूँ भी किया जा सकता है, नर्सिंग में विमेन का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो नर्सिंग में स्पेशल विमेन का कोटा रखा जा सकता है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारा आर्टिकल 15 अलाउ करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ बात बताई गई है, आर्टिकल 15(4) की बात हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, 15(4) आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई जो आपको पता होना चाहिए। 15(4) क्लॉज ऐड नहीं था, मगर 15(4) क्लॉज को ऐड किया गया। उसका रीज़न था कि मद्रास में एक कोटा दिया गया, और ये कोटा जो है मद्रास में दिया गया रिलीजियन के आधार पर, रेस के आधार पर और कास्ट के आधार पर। ठीक है, इस केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन केस। ठीक है, चंपाकम दोराईराजन केस, इस केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन केस। इसमें क्या किया गया, मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है यहाँ पर कि आपको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अब इस रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप इस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, आप केवल कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। कोई कास्ट जो है आपने सोच लिया कि वोटिंग इससे ज़्यादा वोट बैंक मिलेगा, आपने रिजर्वेशन दे दिया, इस तरह का रिजर्वेशन नल एंड वॉइड कर दिया गया। 68% ये रिजर्वेशन था चंपाकम दोराईराजन केस में, जिसे नल एंड वॉइड कर दिया गया। इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में स्पेशल प्रोविजन ऐड किए गए। स्पेशल प्रोविजन क्या थे कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आप जान लो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़, एससी जो है शेड्यूल कास्ट डिफाइन है आर्टिकल 341 में, और एसटी शेड्यूल ट्राइब डिफाइन है हमारे आर्टिकल 342 में। तो इस तरह से
आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का ओरिजिन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसमें बताया गया सोशली और एजुकेशनली, ये इकोनॉमिकली नहीं है, इकोनॉमिकली हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कि इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी वो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है वो रिसेंटली ऐड हुआ है। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऐड किया गया, शेड्यूल कास्ट ऐड किया गया और एसटी ऐड किया गया, ठीक है। तो ये जो केस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया। अब इंदिरा साहनी जजमेंट ने जो मिस्टर बालाजी स्टेट ऑफ मैसूर केस था, जिसमें रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्ट को दिया गया था, एससीज को दिया गया था, एसटीज को दिया गया था, उसको बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, और मोर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। आर्टिकल 4 देखा कि कैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 4 आया और कैसे एससी और एसटी और कास्ट और मोर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी केसेस में ये ओरिजिन हुआ। इंदिरा साहनी ही का ही केस था कि 50% सीलिंग लिमिट लगाई गई रिजर्वेशन पर, क्योंकि इससे पहले मद्रास गवर्नमेंट ने 68% तक रिजर्वेशन दे रखा था। मगर ये क्या है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये इंदिरा साहनी की लिमिट को ब्रीच किया जा सकता है। 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया और 93rd अमेंडमेंट एक्ट में एजुकेशन से रिलेटेड एक क्लॉज ऐड किया गया, 15 क्लॉज 5, और ये 15 क्लॉज 5 जो है स्पेशल प्रोविज़न करता है एडवांसमेंट के लिए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में, एससीज के लिए और एसटी के लिए। आप ये 15 क्लॉज बस इतना याद रखना, 93rd अमेंडमेंट एक्ट से आया 15 क्लॉज 5, और ये केवल एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल के लिए, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रखा गया, एससीज को रखा गया और एसटीज को रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में अगर नहीं बता रहे हैं तो टेलीग्राम का चैनल हमारे नाम से सर्च कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है हमें बताइए, हम आपको ज़रूर आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच।